नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य को पढ़ रहे थे और मुग़ल साम्राज्य में हमने अभी तक 3 क्लास आपको प्रोवाइड की हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। अंतिम क्लास हमारी शेरशाह सूरी की थी, परंतु शेरशाह सूरी का संबंध मुग़ल साम्राज्य से नहीं था। फिर भी हमने शेरशाह सूरी को यहाँ पर एक क्लास में बताया, जिससे कि हुमायूं से होने वाले युद्ध और हुमायूं से साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा शेरशाह सूरी के आने से, और भारतीय शासक के रूप में और द्वितीय अफगान वंश के रूप में शेरशाह की क्या भूमिका थी, क्या उन्होंने निर्माण किए थे, क्या उन्होंने सुधार किए थे, सबके ऊपर हमने एक क्लास बना दी थी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सम्राट अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे सम्राट की संज्ञा कब दी गई, अकबर का पूरा नाम क्या था, अकबर का क्या प्रारंभिक जीवन था, अकबर की क्या प्रारंभिक चुनौतियाँ थीं, अकबर को उदारवादी क्यों कहा जाता था, अकबर को उदारवादी क्यों कहा जाता था, ठीक है, अकबर को मुग़ल साम्राज्य का स्वर्ण युग का शासक क्यों माना जाता था। सारी बातों पर आज हम जिक्र करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करें अकबर। अकबर जो थे वो मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनका मैं बाद में क्लास में बता दूँगा एक बात कि मैं इनके कि अकबर की माता का क्या नाम था, ठीक है, औरंगज़ेब की माता का क्या नाम, सबकी माताओं के नाम भी और प्लस उनके पिता के नाम को भी सबको आज मैं इंगित कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और हम बात कर रहे हैं अकबर की, ठीक है दोस्तों। पहली बात ये कि अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, इसके पीछे एक कहानी है। देखिए, अकबर के पिता का नाम जो था, अकबर के पिता का नाम सबको पता है कि अकबर के पिता जो थे वह कौन थे, हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं अकबर के पिता थे, ठीक है। हुमायूं अकबर के पिता थे जो कि बाबर की संतान थे, ठीक है बेटा। और बाबर अकबर के जो थे वो दादाजी थे। तो हुमायूं का शासन बहुत अच्छे से चल रहा था, 40 तक शासन खूब चला, 30 से 15, 40 तक शासन खूब चला। परंतु एक अफगान वंशज जिसका हम नाम कहते हैं शेरशाह सूरी, वो पिछली क्लास में हो चुका है, उसके आने से चौसा के युद्ध के बाद इन्हें अपना जीवन निष्कासित तरीके से बिताया और वह भाग जाते हैं। और जिस समय पर अपना जीवन निष्कासित कर रहे थे वहाँ पर हमीदा बानो बेगम, यानी कि समझिए हुमायूं और हिंदाल, बाबर के 4 बेटे कामरान, असगरी, हुमायूं और हिंदाल ये थे। तो असगरी और कामरान इनकी मृत्यु हो चुकी थी। हिंदाल अभी मतलब काम कर रहे थे, परंतु हिंदाल की भी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो हिंदाल के गुरु अमीर शेख मिर्ज़ा, ठीक है, की शरण में चले जाते हैं, और सिंध की तरफ भाग जाते हैं। और उन्हीं की पुत्री जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, ये हिंदाल के गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। कौन? हुमायूं विवाह कर लेता है, ठीक है। और हुमायूं के निष्कासित समय में जब वह बसता फिर रहा था शेरशाह सूरी से, तो उस समय पर राणा भीरसाल के महल में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और यह ईरान के निज़ाम शाह हुमायूं ईरान के निज़ाम शाह की सहायता से, सिया बनकर सहायता से भारत में अपनी सत्ता को वापस करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उसी संघर्ष के चलते राणा भीरसाल के महल में इन्हें छोड़ के गए थे हमीदा बानो बेगम को। और 3 साल की आयु में पुनः जो है हुमायूं की भेंट हुई थी अकबर से, ठीक है। हुमायूं की भेंट किससे हुई थी? वो अकबर से हुई थी। और इस समय पर ये जो भारत में साम्राज्य इनका क्षीण हो चुका था, उसी साम्राज्य को पुनः वापस लाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे, ठीक है। और उस समय पर क्या होता है कि 1545 में काबुल और कंधार को जीत लेते हैं हुमायूं। और उसी जीतने की खुशी में, ठीक है, वह सर्वप्रथम आकर
गजनी का सूबेदार बना देते हैं। किसको? अकबर को। अकबर को गजनी का सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, तो अकबर सर्वप्रथम जो था वो कहाँ का सूबेदार बना? गजनी का। जिस समय पर पंजाब के सूबेदार बने, यहाँ के गजनी के सूबेदार बनाने के बाद में हुमायूं ने अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया और संरक्षक किसे रखा? बैरम खां को। ठीक है दोस्तों, और जिस समय पर अकबर सिकंदर सूर के साथ, जिस समय पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के साथ उसके विद्रोह को दमन करने के लिए फरवरी में प्रयास कर रहे थे, 1556 को फरवरी में प्रयास कर रहे थे, उसी समय पर हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर असामयिक मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, इस बात की खबर जो है अकबर को पता चलती है। इस बात की खबर जो है अकबर को पता चलती है, तो बैरम खां वहाँ पर ही गुरदासपुर ज़िले में कलानौर में, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में कलानौर में 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों का सिंहासन बनाकर कर देता है। ईंटों का सिंहासन बनाकर कर देता है। वहाँ पर दिल्ली और आगरा में मृत्यु हो गई है, इधर सिंहासन बन गया है। ठीक है, कहाँ पर? काबुल में, सॉरी पंजाब में सिंहासन बना के इसका राज्याभिषेक कर दिया। इतने दिल्ली का शासक आदिल था, दिल्ली का शासक आदिल था अपने प्रधानमंत्री हेमू के साथ, प्रधानमंत्री हेमू यानी हेमचंद जिनका नाम था, हेमू के साथ मिलकर पुनः दिल्ली की सत्ता अपने कब्जे में कर लेते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद। अब बात यह आती है कि एक बेटे का फर्ज होता है अपने बाप की सत्ता को हासिल करना, लौटाना, जो उसकी प्रजा थी उसको अपने अधिकार में लाना। तो यही काम किया और इन्होंने बैरम खां के संरक्षण में और आगरा और दिल्ली की तरफ चढ़े। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है हरियाणा, आज उसको कहते हैं पानीपत, और वहाँ पर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। 1556 में द्वितीय युद्ध होता है पानीपत का। और उस समय पर एक तरफ जो थे वो हेमू, आदिल शाह और हेमू थे। हेमू अपनी 22 लड़ाइयाँ लड़ा था और एक भी लड़ाई नहीं हारा। हेमू एक भी लड़ाई नहीं हारा। इस वजह से आदिल खान ने अपने प्रधानमंत्री हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। मुगल के तरफ से अकबर जो अभी अल्पायु हैं और इनके संरक्षक बैरम खां हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। परंतु बैरम खां और अकबर की सेना हारने ही वाली होती है। बैरम खां और इसकी सेना जो है हारने वाली होती है अकबर की। अंततः इतने ही एक व्यक्ति धनुर्धर जो होता है वो जब तीर चलाता है तब बैरम खां की आंख में तीर लगने के कारण, हेमू की आंख में तीर लगने के कारण हेमू हाथी के खोद मतलब जो बैठने का स्थान होता है उससे गिर के नीचे गिर जाता है और हाथी उसके ऊपर पैर रख देता है, जिससे कि सेना में अराजकता फैल जाती है और छीण बीण होकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? इस वजह से पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो है वो हेमू और आदिल शाह की क्या हो जाती है? पराजय, और अकबर और बैरम खां की हो जाती है विजय, और पुनः जो है सत्ता वापस आ जाती है मुगल साम्राज्य के हाथ में। फिर 1556 में ही इनका राज्याभिषेक किया जाता है पुनः। तो अकबर का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक बार हुआ गुरदासपुर में और एक हुआ आगरा में। ठीक है दोस्तों, अब बैरम खां कौन थे? बैरम खां का संरक्षक क्या था? तो इनको बारे में सबसे बात करते हैं कि बैरम खां कौन थे। तो निवासी थे बैरम खां फारस के और सिया संप्रदाय संबंध रखते थे। इनकी पत्नी का नाम था सलीमा बानो बेगम। इनके बेटे का नाम था अब्दुल रहीम, बाद में खाने खाना उपाधि दे दी थी। इनकी मृत्यु 1561 में गुजरात में पाटन में हुई थी और किसने की थी? मुबारक खां ने। अब यहाँ पर हुई थी, बहुत बड़ी कहानी है मुबारक खां के ऊपर और इनकी मृत्यु के ऊपर। अब क्या होता है समझिए बात को। 56 चल रहा है, अभी नेतृत्व कौन कर रहा है? बैरम खां कर रहा है। अकबर अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर एक इनकी अकबर की दाई माँ है जिनका नाम है महामंगा। तो महामंगा अकबर की दाई माँ है। महामंगा का बेटा है आदम खां। कौन है? आदम खां। बैरम खां अकबर की
निगरानी में चलते हैं, जौनपुर को अपने अधिकार में कर लेते हैं। और जौनपुर का अधिकार करते समय जौनपुर का जो सूबेदार है, जौनपुर का जो सूबेदार है वो जमाल को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? जमाल को। यानी बैरम खां जौनपुर जीतकर जौनपुर का सूबेदार किसे बना देते हैं? जमाल को बना देते हैं। जबकि महामंगा का मन ये था कि जैसे जौनपुर को विजय हुई है, वहाँ का गवर्नर जो है वो बैरम खां किसे बना दे या अकबर किसे बना दे? महामंगा के पुत्र आदम खां को बना दे। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो महामंगा को लगना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं बाबर यानी जलाल अकबर, जलाल नाम था उनका, कि जलाल की चल नहीं रही है शासन में और सबसे ज़्यादा सत्ता हाथ में जो है वो बैरम खां के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जलाल को रास्ते से हटाकर और वास्तविक शक्ति जो है वो बैरम खां के हाथ में आ जाए, पर बैरम खां ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने योग्यता के अनुसार जो है जमाल को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। इस बीच से महामंगा के बीच में कुछ परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और महामंगा एक गुट की शुरुआत करती है जिसका नाम है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। वो 60 से लेकर 64 तक चलता है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? उसमें महामंगा शामिल होते हैं, आदम खां शामिल होते हैं, समझ गए नहीं? तो यही इनके रिश्तेदार जो होते हैं वो शामिल होते हैं इसी में। ठीक है दोस्तों, तो हम उसमें अलग बताएंगे आपको, फिलहाल में अभी इतनी बात समझिए। तो आदम खां को नहीं बना पाते और किसा बनाते हैं? जमाल को। तब महामंगा अकबर से जाके कहती हैं कि आप थोड़ा अपने सिंहासन पर ध्यान दीजिए, अपने राजपाट पर ध्यान दीजिए, बहुत घूम लिए हैं, ठीक है, आप थोड़ा राजपाट पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सत्ता आपके हाथ से चली जाए। क्यों? कह रहे ऐसा हुआ है। कह रहे अच्छा। अब अकबर जो मानते थे वो महामंगा की बात अच्छे से मानते थे। तो अकबर ने कहा कि आपने, बैरम खां से कहा कि आपने बहुत सेवा करी साम्राज्य की और आपने मेरा लालन पालन किया, मेरा पोषण किया बहुत ज़्यादा, तो आप जो है अब तीर्थ यात्रा की ओर चले जाइए। तो ये बात अभी सस्पेंस में है कि अकबर ने मरवाया या महामंगा ने मरवाया बैरम खां को। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं मक्का के लिए। और जब रास्ते में एक जगह पड़ती है गुजरात, और गुजरात में एक जगह है पाटन, वहाँ पर पाटन पर जैसे पहुँचते हैं 61 में, वहाँ गले मिलने के बहाने मुबारक खां आते हैं। कौन आते हैं? मुबारक खां आते हैं और गले मिलकर जो है इनके पेट में चाकू भोंक देते हैं और इस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये मुबारक खां कौन है? सर ये मुबारक खां कौन आ गए बीच में? तो मैं आपको बताता हूँ मुबारक खां कौन थे बेटा। तो मुबारक खां ये थे जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। हुमायूं, एक तरफ से हुमायूं थे और दूसरी तरफ से आपके दो व्यक्ति थे। एक तो थे आपके शायद नसीब खां और तीतर खां, नसीब खां और तातर खां, नसीब खां और तातर खां थे। तो उसमें नसीब खां के जो बेटे थे वो थे मुबारक खां। नसीब खां के जो बेटे थे वो कौन थे? मुबारक खां थे। तो मुबारक खां से बताया जाता है कि आपके बेटे की मृत्यु हुमायूं ने नहीं करी, वो किसने करी थी? बैरम खां ने करी थी। तो आप अपने पिता के बदला जो है वो बैरम खां से ले लो। तो इस वजह से वो चाकू भोंक देता है उनके पेट में। ठीक है बेटा, तो ये बात यहाँ तक आ चुकी है बैरम खां कैसे हुए। इसी बीच में बैरम खां की पत्नी जो थी वो थी सलीमा बानो बेगम। बैरम खां की पत्नी जो है वो कौन है? सलीमा बानो बेगम है। उन्होंने ही अकबर को लालन पालन किया, पालन पोषण किया बहुत ज़्यादा, और वो उनकी एक सलाहकार भी थी। तो हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माता थी, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी, वह अकबर से कहती है कि इनको हरम में लाने के लिए एक ही उपाय है कि आप विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी माँ के समान है। तो उन्होंने कहा बेटा आपकी सलाहकार है, आप एक बार इनसे निकाह कर दोगे तो हरम में आ जाएंगे, क्योंकि हरम में जो आपकी रानियाँ हैं उन्हीं को, या जो इस साम्राज्य की महिलाएं हैं उन्हीं को आने की इजाज़त है, वरना तो इनकी स्थिति दरबदर हो जाएगी। और इनका एक छोटा बेटा भी है। तो इस एवज में जो है वह उनसे शादी कर लेते हैं। और बताया जाता है कि कुछ किताबों में बताया गया अकबर की 300 रानियाँ थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जबकि मुख्य 7 रानियाँ थी। और मुख्य 7 रानियों में से भी 4 रानियों के नाम आपके सामने आएंगे। एक तो आएंगे रुकैया बानो बेगम, फिर दूसरा आएगा हरकाबाई, तीसरा आएगा सलीमा बानो बेगम, और चौथा आएगा नाम आपका गोहर-उन-निशा। तो गोहर-उन-निशा बहुत सुंदर थी, उनके सौंदर्य से मनमुग्ध होकर अकबर ने उनसे विवाह किया था। तो गोहर-उन-निशा थी। रुकैया बानो बेगम ये कौन थी? रुकैया बानो बेगम कौन थी, इनके बारे में बताता हूँ। जिस समय पर रुकैया बानो बेगम के बारे में बताता हूँ, जिस समय पर हिंदाल की मृत्यु हुई, तो हिंदाल जो थे इनके चाचा थे। हिंदाल जो थे अकबर के चाचा थे, यानी कि हुमायूं के भाई थे।
तो हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बानो बेगम। तो हिंदाल की पुत्री रुकैया बानो बेगम से हुमायूं अपने पुत्र यानी अपनी भतीजी से अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं। मान लीजिए ये कह दीजिए बचपन का प्यार, ठीक है। तो ये था इनका बचपन का प्रेम। तो रुकैया बानो बेगम से इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात आती है हरकाबाई कौन है। तो ये एक हिंदू पत्नी थी इनकी, जिसे हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जोधाबाई से नाम जानते हैं। ये आमेर के शासक भारमल या बिहारीमल, भारमल की पुत्री थी, जिन्होंने अपनी सत्ता को बचाने, अपने राजपाट को बचाने, अपने साम्राज्य के लोगों को बचाने के लिए खुशी खुशी वैवाहिक संबंध बनाकर और अकबर से विवाह के लिए हाँ कर दी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके बात है। सलीमा बानो बेगम के बारे में हम बात कर लेते हैं। सलीमा बानो बेगम कौन है। सलीमा बेगम बैरम खां की विधवा थी, जिनको अच्छा जीवन दिलाने के लिए, हरम में लाने के लिए, ठीक है, इन्होंने इनसे शादी की थी। हरकाबाई से एक और नाम जुड़ता है जोधाबाई, और इन्हीं से जन्म हुआ था जहांगीर का, सलीम का, जिसे हम सलीम कहते हैं। पता चलता है कि अकबर और जोधाबाई सलीम चिश्ती के मज़ार पर जाते हैं और सलीम चिश्ती के मज़ार पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उनके आशीर्वाद से जो है हरकाबाई गर्भवती हो जाती हैं और इनकी कोख में जो है सलीम पल रहा था। सलीम जिसे हम जहांगीर कहते हैं, ठीक है, बाद में उनका नाम सलीम रखा था उन्हीं की याद में। अंततः ये बात आती है सामने कि हरकाबाई को जब सलीम को जन्म दे दिया, जहांगीर को, जिसे बाद में जहांगीर नाम रखा गया था, तो जब सलीम को जन्म दे दिया तो हमीदा बानो बेगम ने हरकाबाई को मरियम उजवानी का नाम दिया था। मरियम उजवानी इन्हीं को कहा जाता है। तो क्या नाम दिया था बच्चा? मरियम उजवानी, मरियम उजवानी। तो मरियम उजवानी इन्हें कहा जाता कि जहांगीर की माता, बोला जाएगा कि जहांगीर की माता कौन थी, तो मरियम उजवानी थी। तो इस वजह से जो है ये हरकाबाई थी, ठीक है। सलीमा बानो बेगम की जो संतान थी वो थी अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना थी, ठीक है बेटा। और रही बात रुकैया बानो बेगम की, अगर हम बात करते हैं रुकैया बानो बेगम की, तो ये कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी, बताया ये गया है इतिहास में। मगर गोहर उन निशा का कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। गोहर उन निशा का पुत्र का नाम था खुसरो खां, ठीक है। चलिए वो बात बहुत बात की बात है। अब बात करते हैं, इतना हो गया हो तो समझ में आ गया हो तो इनके सारे सिस्टम जो है पूरा। अब बात करते हैं अकबर का अभियान। कुछ प्रमुख अभियान किए थे अकबर ने, उनमें से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले अकबर के अभियान में, ठीक है दोस्तों। तो अकबर ने पहला अभियान किया था मालवा। कहाँ पर किया था? मालवा में अभियान किया था। और मालवा में अभियान जो किया वो क्या किया? 1561 में किया, ठीक है बेटा। यहाँ के शासक जो थे वो बाज बहादुर थे। यहाँ के शासक कौन थे? बाज बहादुर थे, जिसका नाम सुना होगा तुमने। हुमायूं ने आक्रमण किया था मालवा गुजरात पर, तो वहाँ के जो शासक थे बहादुर शाह थे। बहादुर शाह, वही बहादुर शाह जो कि चित्तौड़गढ़ की रानी के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए थे, और चित्तौड़ कर्णवती ने हुमायूं को राखी भिजवाई थी। ये वही हैं बहादुर। तो उनकी संतान थी बाज बहादुर, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था रूपमती। क्या नाम था? रूपमती। तो ये बाज बहादुर की जब मृत्यु कर देते हैं, अकबर बाज बहादुर को जब मृत्यु कर देते हैं, तो रूपमती को इसका पता चलता है, और रूपमती जो है जहर पी के सती हो जाती हैं। रूपमती जो है जहर पी के जो है सती हो जाती हैं। और इन दोनों का जो है समाधि, इन दोनों की समाधि जो है बाज बहादुर की और रूपमती की जो समाधि है वो उज्जैन में है। तो कहाँ पर है बच्चा? इन दोनों की समाधि जो है वो कहाँ पर? उज्जैन में। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। इसके बाद में जो अभियान हुआ वो हुआ आमेर या मेड़ता। आमेर या मेड़ता का 62 में हुआ। तो आमेर में क्या था कि आमेर के शासक जो थे वो भारमल या बिहारीमल थे, ठीक है। इनकी पुत्री जो थी वो हरकाबाई थी। पुत्र जो थे भगवान दास, उच्च मनसबदार बने थे बाद में, ठीक है। और भगवान दास के ही पुत्र थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। तो पहले बात करते हैं भारमल। तो भारमल यहाँ के शासक पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता अपनाई थी शासन को लेकर, राजपूत शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने वैवाहिक संबंध इनसे स्थापित करने की बात करी। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई कहते हैं, इनके साथ विवाह किया और अपने पुत्र को इनकी सेवा में भेज दिया। और अकबर ने इन्हें उच्च मनसबदार नियुक्त किया। क्या किया? उच्च मनसबदार नियुक्त किया। वहीं पर 1562 में मेड़ता का दुर्ग जो है अकबर के अधिकार में आ गया। और ये दुर्ग पहले किसके अधिकार में था? ये था जयमल राठौर के अधिकार में था बेटा। किसके अधिकार में था ये? जयमल राठौर के अधिकार में था। और इसी समय जो था जयमल के मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा उदय सिंह। ये राणा उदय सिंह वही हैं, राणा उदय सिंह
कौन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राणा सांगा को। तो राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल। राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल। तो रायमल के बेटे कौन हो गए? राणा सांगा। राणा सांगा के बेटे कौन हो गए? राणा सांगा के बेटे कौन हो गए? याद रखो, उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे कौन हो गए? महाराणा प्रताप। कौन हो गए? महाराणा प्रताप। ठीक है भाई। महाराणा प्रताप के बेटे कौन हो गए? अमर सिंह। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के तो पापा जी थे, महाराणा प्रताप के पापा जी थे, और राणा सांगा के पुत्र थे। ये वो थे, कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। तो अब सीधी बात है, जब जयमल राठौर को शरण किसने दी है? उदय सिंह ने दी है। तो अब जो अगला अभियान होगा वो कहाँ से होगा? मेवाड़ से होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो अभियान होगा अगला वो कहाँ से होगा? मेवाड़ से होगा। तो इस बात की भी थोड़ी याद रखनी है आपको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है बेटा। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ और अभियान है मुख्य जो आपको थोड़े याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बाद मैंने बताया था मेवाड़ के शासक जो थे उदय सिंह थे, उसके यहाँ पर कौन? जयमल राठौर शरण लेते हैं। तो अगला अभियान जो करते हैं अकबर, वो कहाँ करते हैं? मेवाड़ में करते हैं, और 1567-68 में करते हैं। अकबर इस अभियान में स्वयं जाते हैं और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर को अपने अधिकार में 68 में कर लेते हैं। और यहाँ से राणा उदय सिंह जो है भाग जाते हैं, और यहाँ से भागकर जो है अपनी नई राजधानी उदयपुर जो इन्होंने बसाया था उदय सिंह ने अपने नाम पर ही, यहाँ से प्रतिरोध जारी करते हैं। अंततः क्या होता है कि इनकी 72 में मृत्यु हो जाती है, अपने आप ही होती है, कोई नहीं मारता इनको। तो 72 में मृत्यु होती है, और फिर मेवाड़ के नए शासक जो बनते हैं वो बनते हैं महाराणा प्रताप, और अपनी राजधानी जो है वो उदयपुर से कुंभनगढ़ लेकर जाते हैं। चलिए वो बात की, मगर फिर बाद में ये रणथंबोर अभियान करते हैं। रणथंबोर करते हैं 1559 में अकबर, और यहाँ के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? सुरजन राय होते हैं। और इनसे समझौता करने के लिए मान सिंह को भेजते हैं। यानी कि मान सिंह कौन? भगवान दास के पुत्र। ठीक है, कौन थे? मान सिंह। वह इनको भेजते हैं समझौते के लिए कि कन्वेंस हो जाएंगे क्या? ये इनसे क्या हो जाते हैं? कन्वेंस हो जाते हैं। परंतु 3 शर्त रखते हैं ये। पहली शर्त इनकी होती है कि हम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त होती है दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, जो सिजदा पोगोस थी। तीसरी शर्त थी सशस्त्र प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिससे कि हम अपनी जान बचा सकें कभी भी। तो ठीक है, ये तीनों बात आ गई। मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं होगा, दरबार में सिजदा नहीं करेंगे, और सशस्त्र प्रवेश की अनुमति होगी हमको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हुआ? फिर आगे आता कालिंजर अभियान। तो कालिंजर अभियान 1569 में किया गया था। शासक थे बघेल राजा रामचंद्र। ठीक है, ये यहाँ इसे अधीन हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं, और यहाँ मजनू खां को जो है सूबेदार बना दिया जाता है, यहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता है अकबर के द्वारा। फिर अकबर एक छोटा सा अभियान करता है मारवाड़ का, जो यहाँ के चंद्रसेन राजा होते हैं। बीकानेर यहाँ के कल्याणमल होते हैं। जैसलमेर हर राय होते हैं। ये कुछ समय तक संघर्ष करते हैं 1517 में, फिर वह अधीनता स्वीकार लेते हैं ये भी। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात यहाँ से याद रखो। अब बात आती है हल्दी घाटी के युद्ध से। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो 1572 में जो है उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो है महाराणा प्रताप शासक बनते हैं। ठीक है, उदयपुर से अपनी राजधानी कुंभनगढ़ को लेकर जाते हैं, और महाराणा प्रताप और हकीम खां सूरी दोनों ने मिलकर जो है शासन किया था। किसने किया था? महाराणा प्रताप और हकीम खां सूरी ने, दोनों ने मिलकर अपनी सेना स्थापित करी, परंतु किसके साथ? आशफ खां और मान सिंह के साथ। एक तरफ थे आशफ खां, दूसरी तरफ थे मान सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर एक तरफ से आशफ खां और मान सिंह ने संयुक्त सेना ने अकबर के तरफ से नेतृत्व किया था, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूरी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अभियान थे मुख्य जिन अभियानों से संबंधित आता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, और मान सिंह और आसफ खां जीत जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है दोस्तों, परंतु अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे गुजरात विजय पढ़ेंगे। गुजरात विजय के बाद में हम पढ़ेंगे अकबर की उदारवादी नीतियाँ हैं, अकबर के स्थापत्य है, अकबर ने क्या करा, अकबर का शासन, अकबर के नवरत्न कि 9 रत्न कौन कौन से थे अकबर के दरबार में। ठीक है, और बीरबल की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो सारी बात जो करेंगे हम, एक क्लास और बनने वाली है इसकी। तो ठीक है दोस्तों, तो हम वो क्लास कल करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, तो कल मिलते हैं इसी क्लास के पार्ट 2 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।